Hello friends, we are again together with a new topic of paper Knowledge and Curriculum of B.Ed course. Our today's topic is curriculum and we will discuss about its concept, types, needs, process and principles in this lecture. So let's start the topic of today's lecture, that is curriculum. करिकुलम को हिंदी में पाठ्यचर्या कहा जाता है। ये क्या होती है, आइए इस पर बातचीत करते हैं। अगर शाब्दिक रूप में देखा जाए तो जो टर्म करिकुलम है वो एक लैटिन वर्ड क्यूरूरो से लिया गया है और इसका मतलब होता है रन अवे या रेस कोर्स। रेस कोर्स का इसलिए क्योंकि एक जिस तरीके से घुड़दौड़ का मैदान होता है जिसमें एक निश्चित दूरी को तय करने के बाद में घुड़सवार अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो करिकुलम जो है, पाठ्यचर्या जो है, वो एक कोर्स है जिस पर दौड़ा जाता है और एक किसी पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए या किसी पर्टिकुलर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इसको रनवे भी बोला गया है। रनवे इसलिए कहा गया है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे जब हवाई जहाज किसी हवाई पट्टी पर उतरता है, लैंड करता है, तो लैंड करते समय उसे एक निश्चित दूरी तय करनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो रुकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक उसी तरीके से एजुकेशन फील्ड में जब हम देखते हैं तो हमें कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर डायमेंशंस को क्रॉस करना पड़ता है और जब वो हम सारी चीजें फुलफिल कर लेते हैं उसके बाद हम अपने गोल तक पहुंचते हैं। इसीलिए इसे करिकुलम कहा गया, जिसकी तुलना इन्होंने रनवे या रेस कोर्स के साथ की। In the narrow sense, curriculum is viewed merely as a listing of subjects to be taught in school. सामान्य रूप से ये माना जाता है कि पाठ्यचर्या के अंदर केवल वो विषय आते हैं जो विद्यालय के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ये एक इसका संकीर्ण मतलब है। एक निश्चित रूप में अगर देखा जाता है तो एक बहुत संकीर्ण अर्थ है इसका कि अगर आप स्कूल सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो आपने उसको करिकुलम बोल दिया। लेकिन अगर हम इसका व्यापक अर्थ देखते हैं, इसको ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, तो इट रेफर्स टू द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल नॉट ओनली इन स्कूल्स बट इन सोसाइटी एज वेल। तो अगर हम इसको वृहद रूप में देखें तो करिकुलम के अंदर वो सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस या अधिगम अनुभव आते हैं जो कोई भी व्यक्ति या तो विद्यालय में या फिर सोसाइटी में रहकर सीखता है। संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो किसी पर्टिकुलर समय के अंदर सोसाइटी के द्वारा या स्कूल में रहते हुए बच्चा जो भी कुछ अधिगम अनुभव या लर्निंग एक्सपीरियंस लेता है वो सब उसके करिकुलम का पार्ट होते हैं। यहाँ सोसाइटी से जो तात्पर्य लिया गया है वो स्कूल एनवायरनमेंट से लिया गया है, क्योंकि बच्चा एक सोशल फॉर्म में ही वहीं पर रहता है और अपने पीयर ग्रुप के साथ, टीचर्स के साथ और डिफरेंट पर्सन्स के साथ इंटरेक्ट करता है और कई सारी चीजें सीखता है। तो इट एनकम्पासेस द टोटल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड टू द लर्नर्स इन एंड आउट ऑफ स्कूल। विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर मिलने वाले टोटल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो करिकुलम का एक पार्ट बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन, कनिंघम की जो डेफिनेशन है उन्होंने 1945 में दी। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसे समझाया करिकुलम को, और ये डेफिनेशन एक ऑथेंटिक डेफिनेशन मानी जाती है, कई एग्जाम्स में बाय नेम पूछी भी जाती है। तो कनिंघम ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब टीचर, टू मोल्ड हिज मटीरियल, मटीरियल मीन्स स्टूडेंट, इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो, स्टूडियो मतलब स्कूल। यानी कि एक आर्टिस्ट जिस प्रकार अपनी मटेरियल को, सामग्री को अपने स्टूडियो में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यशाला में जाकर के एक सुंदर मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है, वही काम एक शिक्षक करता है। उसके पास में जो एक करिकुलम है वो एक टूल की तरह होता है उस टीचर के हाथ में, जिससे वो अपने स्टूडेंट को मोल्ड करता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हुए। वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट स्कूल होता है। तो ये डेफिनेशन कनिंघम की डेफिनेशन थी, 1945 में उन्होंने दी। इसी के साथ एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, वो हिरडा टाबा ने दी थी 1962 में। उन्होंने सिंपल शब्दों में यही बात कही कि एक करिकुलम इज अ प्लान ऑफ लर्निंग। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसकी जो भी योजना होती है वो सब एक पाठ्यचर्या है। हाँ, एक निश्चित समय के अंदर आप कितना कंटेंट सीख सकते हो या कितना सामने वाले बच्चे को आप सिखा सकते हो, उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो करिकुलम के अंदर आती है। ये हिरडा टाबा की डेफिनेशन है। अब आगे बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने अपनी बात में कहा, करिकुलम डज नॉट मीन द एकेडमिक सब्जेक्ट टॉट इन द स्कूल।
बहुत फोकस किया उन्होंने कि केवल एकेडमिक सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं केवल वही करिकुलम का पार्ट नहीं है, बल्कि इट इंक्लूड्स टोटल एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड रिसीव एट अ स्कूल। यानी किसी विद्यालय के अंदर बच्चा जब आता है और जब तक रहने के बाद जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान उसे जो कुछ भी अधिगम अनुभव होते हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब उसके करिकुलम का पार्ट होते हैं। ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन की डेफिनेशन है 1964 टू 66 में दी गई। अब अगली डेफिनेशन जो है वो हम फ्रॉबल की देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबल, करिकुलम शुड बी conceived as an epitome of rounded whole of knowledge and experience of a human race। मानव प्रजाति का जो ज्ञान है, ज्ञान और अनुभव का जो पूर्ण रूप है, वो करिकुलम कहलाता है, ये फ्रॉबल ने कहा। उन्होंने बात फोकस करी नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन। उन्होंने बताया कि इन दोनों का एज अ होल अगर हम स्टडी करते हैं तो वो करिकुलम होता है। अब बात करते हैं एजुकेशन के रेफरेंस में कि करिकुलम क्या है। इन एजुकेशन इट मीन्स वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट। सामान्य शब्दों में देखा जाए तो जो करिकुलम है ये स्टूडेंट्स का वर्क फील्ड है या रेस कोर्स है, जैसा हमने पहले बात की थी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, रेस एंड कोर्स। रेस यहाँ पर क्या शब्द है और कोर्स किसके लिए लिया गया है? वर्ड कोर्स मीन्स करिकुलम एंड रेस रेफर्स टू स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। करिकुलम यानी सिलेबस, ये कोर्स कंटेंट जो भी आप पढ़ते हैं। तो कोर्स के अंदर, कोर्स का मतलब होता है कोर्स कंटेंट या रिटन मैटर या डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म में जो आप पढ़ते हैं मैटर वो, और साथ ही साथ रेस यानी कि एक्टिव फॉर्म जो है वो है स्टूडेंट का एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही करिकुलम होता है, जो इसके वर्ड से पता चल रहा है, रेस कोर्स से। द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम इज वेरी ब्रॉड बेस्ड। इट कंसिस्ट to the totality of experiences that people receive through the manifold activities that go on the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, and playground, and in the numerous contact between the teacher and people। अगर हम इसका नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, करिकुलम की नई अवधारणा जो है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है और इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस को, मैनीफोल्ड एक्टिविटीज को लिया गया है। और ये एक्टिविटीज जो होती हैं वो स्कूल एनवायरनमेंट में हो सकती है, आपके क्लासरूम से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लाइब्रेरी में आपने जो सीखा वो एक्सपीरियंस, या लेबोरेटरी में आपने जो प्रैक्टिकल करके सीखा उससे रिलेटेड, किसी वर्कशॉप या कार्यशाला में सीखा गया ज्ञान, या आप इवन खेल के मैदान में भी आप जो कुछ सीखते हैं वो सारी चीजें, और साथ ही साथ अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके, उनके साथ कम्युनिकेट करके जो भी आप उनके एक्सपीरियंस की शेयरिंग के थ्रू सीखते हैं, वो सब भी करिकुलम का पार्ट है। ये एक न्यू ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो करिकुलम का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि करिकुलम इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है गतिशील होना। ऐसा नहीं है कि एक बार जो करिकुलम बना दिया गया वो कई समय तक, काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहेगा या हमेशा ही ऐसा चलेगा। जैसी सोसाइटी की नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में फेरबदल किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए इसे डायनेमिक कहा गया है। करिकुलम रिजिड नहीं होता, डायनेमिक होता है क्योंकि वो समय के अनुसार और जरूरतों के अनुसार मॉडिफाई किया जा सकता है। दूसरा जो इसका फीचर है वो है इट इज रिलेटेड विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी। यही बात हमने पहले की थी कि सोसाइटी के जो लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित हैं, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, क्योंकि आगे आने वाले नागरिक हमें उसी सोसाइटी के लिए तैयार करने हैं। तो सोसाइटी जो भी अपने एम और ऑब्जेक्टिव लेकर चलती है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो सिटीजन्स है वो प्रिपेयर करने हैं, इसीलिए करिकुलम को बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब हुआ मूल्यांकन करना। जब एक गतिशील प्रक्रिया है, सोसाइटी के एम्स और ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड है, तो एक पूरी प्रोसेस के बाद में उसका इवैल्यूएशन करके देखा जाता है कि वास्तव में जो एम और ऑब्जेक्टिव हमने लेके चले थे करिकुलम के लिए वो फुलफिल हुए या नहीं। इसलिए मूल्यांकन जो है वो पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलता है कि आपके लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, और अगर नहीं हुई तो उन्हें किस प्रकार प्राप्त करना किया जा सकता है, क्या उपाय करने होंगे। इन सब की प्लानिंग जो होती है वो इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलती है। तो जो करिकुलम का एक कैरेक्टरिस्टिक इवैल्यूएशन है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। करिकुलम बहुत विस्तृत होता है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रिटन मैटर या कोर्स कंटेंट ही आता है या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट ही आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चे करते हैं स्कूल में या कॉलेज में रहते हुए, वो सब भी करिकुलम का पार्ट होती हैं। इसमें करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप की सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि करिकुलम एक बहुत ब्रॉड एरिया है और कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं वो समग्रता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाता है अगर अच्छा करिकुलम है तो उसके द्वारा। नेक्स्ट फीचर जो है, प्रोवाइड्स लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो भी कंटेंट दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट के अंदर लिखा गया है, किताबों में लिखा गया है, वो सभी एक लॉजिकल सीक्वेंस में होता है करिकुलम के अंदर। क्योंकि लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब हुआ कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से उसकी न्यू नॉलेज को लिंक किया जाता है। क्योंकि अगर ये लिंकेज नहीं होगा तो बच्चा जो है वो जो नॉलेज लेगा या जो कुछ सीखेगा, उसकी जो भी लर्निंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी। इसलिए लॉजिकल सीक्वेंस है उसका ध्यान रखा जाता है सब्जेक्ट मैटर में। कंटेंट हमेशा इस तरीके से लिया जाता है जो सरल से कठिन की ओर जाए। पहले बेसिक चीजें समझाई जाती हैं और उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट तक पहुंचा जाता है। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस होता है करिकुलम का, ये एक इसका मुख्य लक्षण है। अगला जो इसकी विशेषता है वो है, इट इंक्लूड्स टोटल एक्सपीरियंस। ये बात हमने पहले ही कही थी कि केवल जो है किताबों से संबंधित ज्ञान ही करिकुलम नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जो आप सीखते हो अपने अनुभवों के आधार पर, टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस जो भी है वो सब इसका पार्ट बनाते हैं। तो इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो करिकुलम है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं करिकुलम की जो हमें बताती हैं कि जो अच्छा करिकुलम होता है उसमें ये सारी मुख्य बातें होना आवश्यक है। अब आगे हम बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है। तो करिकुलम और जो सिलेबस है ये एक दूसरे से आप मानिए थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, या ये सरल शब्दों में बोलूं तो सिलेबस जो होता है वो करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो करिकुलम होता है वो वृहद रूप में होता है और सिलेबस जो होता है वो कोर्स का कंटेंट होता है जो किताबों में लिखा गया है, सब्जेक्ट मैटर जो है। तो करिकुलम का एक पार्ट माना गया है सिलेबस को, और यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कुछ बेसिस लिए गए हैं। उन पैरामीटर्स के बेस पर हम इन दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। जैसे पहला जो है पैरामीटर वो हमने लिया है मीनिंग। अगर मीनिंग देखते हैं तो सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर्ड इन द सब्जेक्ट। किसी विषय के अंदर जो कुछ भी अवधारणाओं को, जो कुछ भी मुख्य बातों को या जिन संप्रत्यों को समझना है वो सब जो रिटन मैटर या डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा वो सब सिलेबस कहलाएगा। जबकि करिकुलम का मतलब होता है ओवरऑल कंटेंट। ओवरऑल कंटेंट का मतलब उस पूरे कोर्स के दौरान आप जो कुछ भी सीखोगे वो करिकुलम होगा। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो करिकुलम जो है वो बीएड, आपका जो बीएड है कोर्स, वो एक करिकुलम है जिसमें आप 2 साल पढ़ते हो उस कोर्स को। तो 2 साल में आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग पेपर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में कुछ और होते हैं, सेकंड ईयर में कुछ और होते हैं। तो जो कोर्स आप पढ़ रहे हो या जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो वो तो आपका सिलेबस है, लेकिन ये जो 2 साल का कंप्लीट कोर्स है जिसको पूरा करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी वो आपका करिकुलम है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। दूसरा, उत्पत्ति की बात को लेकर किया जाए तो सिलेबस जो है वो ग्रीक टर्म से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जबकि करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, क्यूरोरे शब्द से लिया गया है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अगली बात आती है सेट फॉर, किसके लिए निर्धारित किया गया है। सिलेबस हमेशा एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए निर्धारित होता है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है, जबकि करिकुलम होता है वो एक कोर्स के लिए निर्धारित होता है। जैसे बीएड कोर्स है तो बीएड कोर्स का करिकुलम क्या होगा, फर्स्ट ईयर में कौन से पेपर आएंगे, सेकंड ईयर में कौन से पेपर आएंगे, इंटर्नशिप पीरियड कितना रहेगा, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज क्या होंगी, प्रैक्टिकम्स कौन से होंगे, ये सब जो उसमें लिखा रहता है वो कोर्स का पार्ट होता है। इसीलिए जो सिलेबस होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सेट किया जाता है और करिकुलम जो होता है वो पूरे कोर्स के लिए सेट किया जाता है। आगे बात करते हैं नेचर की। तो प्रकृति के आधार पर देखें तो सिलेबस की जो प्रकृति होती है, पाठ्यक्रम की
जो प्रकृति होती है वो डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक होती है, क्योंकि रिटन मैटर लिखा है, स्टडी मटेरियल इसके अंदर है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है। जबकि करिकुलम जो होता है वो पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव होने की वजह से इसमें कई सारे मुख्य केवल डिस्क्रिप्शन ही फोकस नहीं किया जाता, बल्कि इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो मोड्स होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। वो एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, वो प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई विजिट्स वगैरह भी हो सकती हैं, फील्ड ट्रिप्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सपेक्टिव्स पर बेस होती है इसकी नेचर। आगे बात आती है स्कोप की। क्षेत्र देखा जाए तो सिलेबस जो होता है वो नैरो होता है, ये हमने बात कर ही लिया, क्योंकि ये खुद ही एक करिकुलम का पार्ट है। तो सिलेबस नैरो होता है और करिकुलम वाइड होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। टर्म देखते हैं तो जो एक नॉर्मली एक सेशन के खत्म होने के बाद या एक ईयर के खत्म होने के बाद में वो पर्टिकुलर सिलेबस खत्म हो जाता है, दूसरा सिलेबस आ जाता है। लेकिन जो करिकुलम होता है वो पूरा कोर्स खत्म होता है, उसके बाद वो करिकुलम खत्म होता है। जब आपकी बीएड के दोनों ईयर में आप पास हो जाओगे और आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको फाइनल मार्कशीट मिल जाएगी, तब आपका बीएड करिकुलम पूरा होगा। जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपके अलग अलग पूरे होते हैं, तो इसका मतलब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर का पूरा हो गया, सेकंड ईयर का पूरा हो गया। अब बात आती है सेट ऑफ। सेट आउट मतलब ये किस तरीके से हम इसका मूल्यांकन करते हैं या कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। तो जो है सिलेबस जो है एग्जाम बोर्ड के थ्रू डिसाइड होता है। एक पैनल जो बनता है वो एग्जाम बोर्ड वो बताता है कि सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट को रखना है। जबकि करिकुलम जो है वो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म पर डिसाइड करता है कि उनका क्या करिकुलम होगा पर्टिकुलर किसी कोर्स के लिए। तो इनमें कुछ डिफरेंस है सिलेबस और करिकुलम में, जो डिफरेंट बेसिस के बेस पर हमने यहाँ समझे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में, कि करिकुलम के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे घटक हैं या कारक हैं जो पाठ्यचर्या के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए है हैरिक और टेलर, ये जो दो व्यक्ति हैं हैरिक और टेलर, इन्होंने एलिमेंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटा। मुख्य 5 प्रकार के जो एलिमेंट्स बताए। पहला था सिचुएशनल एनालिसिस, यानी सबसे पहले किया जाता है यह है कि आपको पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करना होता है, देखना होता है। जिस सिचुएशन में आप जिस सब्जेक्ट का आप या जिस कोर्स का आप करिकुलम डेवलप करना चाहते हैं, तो उसकी सिचुएशन देखी जाती है। सोसाइटी के बेस पर या स्टूडेंट के मेंटल लेवल के बेस पर क्या सिचुएशन है, उसका एनालिसिस किया जाता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में इसकी कितनी आवश्यकता है करिकुलम की, क्या क्या इसमें डालना चाहिए, क्या क्या सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग है, क्या बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है और उससे मेन पॉइंट्स निकाले जाते हैं जिसके आधार पर करिकुलम डेवलप करना है। दूसरा पॉइंट होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है कि जब आपके पास में समस्या आ गई, पहले पॉइंट में आपने एनालिसिस कर लिया और एनालिसिस करने के बाद आपको मुख्य बिंदु मिल गए, तो उनके आधार पर सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि किन किन उद्देश्यों की पूर्ति इस कोर्स को करने के बाद होगी। तो इन सब को ध्यान में रख के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम किया जाता है। थर्ड नंबर पर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, स्कोप एंड सीक्वेंस। ये देखा जाता है कि इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन सा कंटेंट या विषय वस्तु हमें इसके अंदर डालनी है कोर्स के अंदर, क्या इसका स्कोप रहेगा बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में, और किस सीक्वेंस में इसको डाला जाना चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो बहुत विस्तृत होते हैं। उनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो बच्चों के उस पर्टिकुलर करिकुलम में पढ़ने लायक हैं, इन सबकी सीक्वेंसिंग को देखा जाता है। ये थर्ड पॉइंट होता है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, स्कोप एंड सीक्वेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिविटीज, स्ट्रेटेजीज एंड मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें यह देखा जाता है कि केवल जो करिकुलम बनाया जा रहा है वो केवल थ्योरेटिकल बेस ना हो, उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को डाला जाता है। क्योंकि एक्टिव जब हम प्रिंसिपल्स देखेंगे तब हम देखेंगे कि मुख्य सिद्धांत एक प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस भी होता है उसमें, क्योंकि एक्टिविटी सेंटर्डनेस जितनी ज्यादा होगी बच्चे उतना ज्यादा इजीली सीख पाएंगे चीजों को, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। तो फोर्थ स्टेप में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, स्ट्रेटजीज और कौन कौन सी मेथड जो है वो टीचिंग के लिए ली जाएंगी, इन सबको निर्धारित किया जाता है। और लास्ट में इवेल्युएशन या मूल्यांकन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कोर्स या करिकुलम बनाने के बाद में क्या हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाए जिनको हम लेकर चले थे, या उनमें अभी कुछ
और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ 5 स्टेप हैं जो हेरिक और टेलर ने बताए थे, मेन एलिमेंट्स जो थे वो बताए थे। अब हम इसके बाद आगे बात करने वाले हैं इसके टाइप्स की, कि करिकुलम कितने प्रकार का होता है। तो वैसे आप जब अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको कई प्रकार के इसके टाइप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ मैंने कुछ बेसिक करिकुलम टाइप्स लिए हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला जो है वो है ट्रेडिशनल और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेडिशनल जो पहले से चलता चला आ रहा है या सब्जेक्ट को फोकस करता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है, तो वो ऐसा जो करिकुलम जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स का समावेश होता है वो करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहलाता है। इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी which indications of their extent and time limit. The focus of the intellectual attainment of child. बच्चे को मानसिक रूप से आप कंटेंट को प्रोवाइड कराना वो इसका मेन उद्देश्य होता है। इसमें वैल्यूज जो है पर्सनल सोशल डेवलपमेंट इन सब बातों को सेकेंडरी माना जाता है। बस ये माना जाता है कि बच्चे को कंटेंट जो है डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स का वो प्रोवाइड कराया जा सके। नाम से पता चलता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम ये होता है। सेकंड नंबर पे आता है द एक्टिविटी करिकुलम। एक्टिविटी करिकुलम मतलब इस प्रकार का करिकुलम जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हों। द सब्जेक्ट मैटर इज ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से खुद करके सीखे। इस प्रकार का जो करिकुलम होता है वो एक्टिविटी करिकुलम कहलाता है। एंड नॉलेज इज गेन्ड एज अ आउटग्रोइंग प्रोडक्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज। जब बच्चा वो एक्टिविटी खुद कंडक्ट करता है उसके बाद जो उसे ज्ञान मिलता है वो उसका आउटपुट होता है जिसको वो सीखता है। एक्टिविटी इज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर इम्पार्टिंग ऑल द रिक्विजिट नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। एक्टिविटीज के थ्रू ही उसके अंदर जो है आवश्यक ज्ञान का या कौशल या उसकी अभिवृत्तियों का विकास होता है। इस प्रकार का करिकुलम जो है वो एक्टिविटी करिकुलम या सक्रिय क्रिया आधारित जो पाठ्यचर्या है वो कहलाती है। थर्ड जो करिकुलम होता है वो होता है एक्सपीरियंस करिकुलम या अनुभव आधारित पाठ्यचर्या। अनुभव आधारित पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या होती है जिसमें स्टूडेंट के नॉलेज स्किल एटीट्यूड और अप्रिसिएशन इससे संबंधित डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस को लिया जाता है। मतलब जो भी ये करिकुलम होता है ये बेसिकली स्टूडेंट को जो एक्सपीरियंस उसके हैं डेली लाइफ के उनसे लिंक करता हुआ होता है। एक्सपीरियंस इनफैक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी प्रोसेस। यहाँ जो एक्टिविटी करेगा बच्चा करके सीखेगा, उसी के बाद उसको एक्सपीरियंस होगा। इसलिए एक्सपीरियंस करिकुलम और एक्टिविटी जो करिकुलम है दूसरे से लिंक करते हैं। एन एजुकेटिव एंड मीनिंगफुल एक्टिविटी मस्ट एंड विद गेनफुल एक्सपीरियंस। एक अच्छी एक्टिविटी जो होती है, मीनिंगफुल एक्टिविटी जो होती है, हमेशा एक अच्छे अनुभव पर जाकर के समाप्त होती है, ऐसा इसमें माना जाता है। तो एक्सपीरियंस करिकुलम थर्ड टाइप का करिकुलम है, अनुभव आधारित पाठ्यचर्या ऐसे कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम अनडिफरेंशिएट करिकुलम या फ्यूज्ड करिकुलम। नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं होता, कुछ भी विभेदित नहीं होता, सब फ्यूज वे में रहता है, मिला जुला रहता है। इसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट जरूर होते हैं लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं होते अलग अलग। It does not aim to specify study of various subjects. At the primary and junior secondary school stage, we should have undifferentiated or fused curriculum, which lays a stress on the formation of worthwhile habits, skill, and virtues. It contains a certain amount of common knowledge and experience, considered essential for all children without any consideration of their sex and aptitude. मतलब ये हुआ अनडिफरेंशिएटेड करिकुलम वो होता है जो छोटे बच्चों को प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि उसमें कोई सब्जेक्ट अलग नहीं है। जब बच्चा प्ले ग्रुप में या नर्सरी क्लास में जाता है या छोटी क्लासेस में बच्चा पढ़ाई करता है केजीज में, तो उसको अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते कि आपका ये मैथ्स है या ये साइंस है या आपको ये सोशल साइंस पढ़नी है। केवल एक टीचर आता है और वो टीचर सारे सब्जेक्ट को जो बेसिक नॉलेज होती है वो बच्चे को देता है। और इसका उद्देश्य केवल स्टूडेंट का जो छोटा बच्चा है उसके अंदर हैबिट्स को डेवलप करना, उसकी स्किल्स को डेवलप करना, उसके अंदर वैल्यूज को डेवलप करना, ये इसका मेन मोटो होता है। ये ऐसा करिकुलम अनडिफरेंशिएटेड या फ्यूज्ड करिकुलम कहलाता है। अगली बात आती है सोसाइटियल करिकुलम या सोशल करिकुलम। नाम से पता चल रहा है सोशल करिकुलम मतलब ऐसा करिकुलम जो सोसाइटी के बीच में रहते हुए सीखने पर फोकस करता है। जो कॉर्टस थे 1981 में उन्होंने बताया कि करिकुलम एज अ मैसिव ऑनगोइंग इनफॉर्मल करिकुलम ऑफ फैमिली पीयर ग्रुप्स
occupations, mass media and other socializing forces that educate all of us throughout our lives. जो हमारी सोसाइटी हमें चारों तरफ से घेरी हुई है, हम मानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है, तो वो सामाजिक समाज से जो घिरा हुआ व्यक्ति है उसमें उसको परिवार भी प्रभावित करेगा, उसके दोस्त भी प्रभावित करेंगे, जहां वो काम करता है ऐसे लोग भी प्रभावित करेंगे, मीडिया भी प्रभावित करेगा, और भी कई सारे सोशलाइजिंग फोर्सेस होंगे जो उसे प्रभावित करेंगे. इसके थ्रू जो भी कुछ वो सीखता है या एजुकेट हो पाता है, इस प्रकार का जो करिकुलम है ये सोशल करिकुलम कहलाता है. It actively helps to create new perspective and can shape both individual and public opinion. क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये करिकुलम काम कर रहा है, इसीलिए नए पर्सपेक्टिव जो है वो जनरेट होते हैं और इंडिविजुअलिटी बच्चे के अंदर जो है वो जनरेट होती है. साथ ही साथ वो पब्लिक ओपिनियन क्या है इस सब को ध्यान में रख करके जो है आगे कार्य किया जाता है या रणनीति को तैयार किया जाता है. इस प्रकार का जो करिकुलम है वो सोशल करिकुलम कहलाता है, सामाजिक पाठ्यचर्या कहलाती है. अगला है द हिडन और कोवर्ट करिकुलम, छुपी हुई पाठ्यचर्या, हिडन करिकुलम. हिडन करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जिसमें एज सच दिखाई कुछ भी नहीं देता, कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता, लेकिन इसका मेन जो मोटो होता है वो स्टूडेंट्स के अंदर उसके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड्स को, इन सब को चेंज करना होता है. जैसे लॉन्ग स्ट्रीट एंड चेन 1983 offers a common definition which refers to the kind of learning children derive from the very nature of organizational design of a school as well as from the behavior and attitude of teachers and administrators. बच्चा दूसरे व्यक्तियों को देख करके, बच्चों को देखकर, टीचर्स को देखकर या एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखकर स्कूल के अंदर जो कुछ भी इनडायरेक्टली सीखता है, इनफॉर्मल वे में सीखता है, जो करिकुलम का पार्ट नहीं है, उसको सिखाया नहीं जा रहा, लेकिन बच्चा फिर भी इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ में या चीजों को देख रहा है और देखकर उनसे सीख रहा है चीजों को. तो इस प्रकार का जो करिकुलम है जो एज रिटन फॉर्म में नहीं होता कहीं भी, और जो मेनली एटीट्यूड्स, हैबिट्स और बिहेवियर, इन सब को देखकर सीखा जाता है और खुद में चेंज किया जाता है, इस प्रकार का जो करिकुलम है ये हिडन करिकुलम कहलाता है. हिडन करिकुलम इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ भी प्रकट नहीं होता, सब कुछ छिपा हुआ होता है. आप अनजाने में कई सारी चीजों को पढ़ भी लेते हो, सीख भी लेते हो, समझ भी लेते हो, इसीलिए इस प्रकार का करिकुलम हिडन करिकुलम या छुपी हुई पाठ्यचर्या इसको कहा गया है. नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम. लर्नर सेंटर्ड मतलब ये आजकल चल ही रहा है, जो विद्यार्थी आधारित अधिगम है. विद्यार्थी आधारित अधिगम का मतलब जो भी स्टूडेंट का मेंटल लेवल है, उसकी एज है, उसकी हैबिट्स हैं, उसका एटीट्यूड है या उसकी एबिलिटीज हैं, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उन सबको ध्यान में रखकर बच्चे को मेन फोकस करते हुए जिस प्रकार का करिकुलम डिजाइन किया जाए जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, तो इस प्रकार का जो करिकुलम होता है वो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम कहलाता है. The learner is consulted as a tutorial individually as a different point of the curriculum and instructional process. जो learner है वो different type के instructional process के through अपने level पर, अपने pace के according, अपनी habits के according, अपनी abilities के according सीख पाता है, अपने mental level के according सीख पाता है. इस प्रकार का जो curriculum है ये learner centered curriculum कहलाता है. तो ये बेसिकली हमने 6 या 7 प्रकार के जो करिकुलम है ये अभी हमने यहाँ देखे. इसके अलावा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने बेसिकली इनके ऊपर ही फोकस किया है. अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन की, कि पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय आपको किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है. तो पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस. इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि जो भी पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाएगा वो बच्चे को ध्यान में रख के किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को सीखना है. अगर लर्नर बच्चा अच्छी तरह से सीख पाता है, अपनी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सीख पाता है, अपनी एज के अकॉर्डिंग सीख पाता है, अपने रिसोर्सेज उसके पास कितने अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग सीख पाता है. मतलब बच्चे को फोकस करते हुए हमें करिकुलम को फ्रेम करना चाहिए जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, लर्नर ज्यादा से ज्यादा सीख पाए. ये है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस. दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब होता है कि करिकुलम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिसकी उसके लिए भविष्य के लिए कोई ना कोई उपादेयता हो. ऐसा ना हो कि हम कोर्स तो बना दें लेकिन वो कोर्स उसके लिए कोई यूज का नहीं है. ऐसा कोर्स होना चाहिए जो बच्चे को भविष्य में यूजफुल रहे, अपने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो पाठ्यचर्या काम में लाई जा सके, अपने ऑक्यूपेशन को लेने के लिए या जॉब को लेने के लिए वो काम में लाई जा सके. थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी.
क्रिएटिविटी का मतलब ये हुआ कि केवल ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर थ्योरेटिकल कंटेंट जो ऑलरेडी है पहले केवल वही डाल दिया जाए, बल्कि उसमें गुंजाइश होनी चाहिए क्रिएटिविटी की भी, कि बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को रखा जाए जिसमें वो अपने आप को क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करें, अपनी चीजों को थोड़ा दूसरों से हटकर प्रेजेंट करें, जिससे उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये आजकल की नई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। अगर आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, करिकुलम इस प्रकार का है कि आप सोच के कुछ क्रिएटिव कर पाते हो, कुछ सृजन कर पाते हो, कुछ नया कर पाते हो, तो इस प्रकार का करिकुलम एक अच्छा करिकुलम माना जाता है। तो ये जो सिद्धांत है यह सृजनात्मकता का सिद्धांत कहलाता है। अगला जो सिद्धांत है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। यानी एक्टिविटी सेंटर्ड मतलब गतिविधि आधारित जो है वो गतिविधि आधारितता या केंद्रीयता का सिद्धांत। जो भी करिकुलम है उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज का या डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस हैं उनका प्रॉपर समावेश होना चाहिए, ताकि बच्चे के पास में ये मौका रहे, एक अपॉर्चुनिटी से मिल पाए कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू सीखे। क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू जब बच्चा सीखता है तो इस तरीके की लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना वाला सिद्धांत काम में लेता है। बच्चे अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यहाँ अप्लाई होती है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस को ध्यान में रखा जाता है करिकुलम बनाते समय। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेट करने चाहिए, कंटेंट जो है वो एक दूसरे से लॉजिकल सीक्वेंसिंग में होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट आप बच्चे को पढ़ा रहे हो वो उसके लिए यूजफुल हो, एक दूसरे से लिंक करें, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेलिवेंस। जो करिकुलम बनाया गया है उसका समाज के लिए कोई ना कोई महत्व होना चाहिए, कोई ना कोई उपयोगिता या उपादेयता होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेलिवेंस ये कहता है कि आप जो करिकुलम बना रहे हैं वो करिकुलम सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। ये जो सिद्धांत है ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेलिवेंस कहलाता है। अगला प्रिंसिपल जो है 7th वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हो गया संरक्षण का सिद्धांत। पाठ्यचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के संरक्षण करने की प्रवृत्ति को जागृत किया जा सके, उनके अंदर इस एबिलिटी को बढ़ाया जा सके। अब संरक्षण वातावरण का संरक्षण हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण हो या वन संरक्षण हो, जो वर्षा का पानी है उसका संरक्षण हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, या फिर पानी को बचाना है। बहुत सारी कंजर्वेशन हो सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर ये हमें फीलिंग डेवलप करनी होती है कि अगर हम प्रेजेंट में चीजों को या नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों तक हम इन्हें आसानी से उपलब्ध करा पाएंगे। ये सिद्धांत हमारी पाठ्यचर्या में लागू होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण का सिद्धांत। इसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं या डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं उन सबको इंटीग्रेट वे में प्रेजेंट करने की बात की गई है। क्योंकि इंटीग्रेशन के समय जब चीजें एक दूसरे के साथ लिंकअप होती हैं, कोरिलेट करती हैं, तो कंटेंट बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीख पाता है। इसलिए डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं या डिफरेंट डायमेंशंस जो भी हैं सब्जेक्ट की, उनके बीच में प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव थिंकिंग। प्रोग्रेसिव थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि जो करिकुलम बनाया जा रहा है वो भावी चिंतन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। भविष्य में किस प्रकार की स्थितियां होंगी, हम उनका सामना किस प्रकार कर पाएंगे, इस प्रकार का चिंतन रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए या उनका समाधान करने के लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर पाएं। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव थिंकिंग कहलाता है। और जो लास्ट हम प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मीटिंग नीड्स। जो पाठ्यचर्या है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफिल करे, साथ ही साथ इंडिविजुअल नीड्स को भी फुलफिल करे। आप अगर अच्छा जॉब लेना चाहते हैं तो आप अच्छा जॉब ले पाएं उस करिकुलम को पढ़ने के बाद, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, तो इन सारी नीड्स को फुलफिल करता हुआ करिकुलम हो। ये कुछ सिद्धांत हैं जो पाठ्यचर्या का निर्धारण करते समय विशेष रूप से ध्यान रखे जाते हैं या रखे जाने चाहिए, जिनके आधार पर एक अच्छी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, कि क्या प्रोसेस होती है करिकुलम डेवलपमेंट की। तो इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं एलिमेंट्स में। बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है एनालिसिस, सेकंड डिजाइन, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन और फोर्थ इवैल्यूएशन।
एनालिसिस का मतलब ये हुआ, जो हमने सिचुएशनल एनालिसिस में पढ़ा था, इट आइडेंटिफाइज द वैल्यूज एंड सेटअप गोल्स। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है जरूरत क्या है सोसाइटी की, क्या वैल्यूज हैं, क्या चीजें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी। उन सबका एनालिसिस करने के बाद में गोल्स को सेट किया जाता है। अब गोल सेट आपने कर लिया कि हमें इसलिए ये करिकुलम डेवलप करना है, तो सेकंड नंबर पे उसको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करने के लिए जब आपने अपना गोल सेट किया है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको फ्रेम करने पड़ते हैं। उस गोल तक पहुंचने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं। एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है, एक्शन प्लान, कि ये रणनीति होगी, इतना हम डेटा को इस तरीके से कलेक्ट करेंगे, या मेथड्स काम में लिए जाएंगे, ये प्रोसीजर होगा। ये सारी चीजें जो है वो एक्शन प्लान के अंदर आती हैं, जो डिजाइन वाला सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है। अब हमने एनालिसिस भी कर लिया, डिजाइनिंग भी कर ली, तो अब हमें चीजों को अप्लाई करने का समय आया। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज वो फेज होती है जिसमें हम करिकुलम को अप्लाई कर देते हैं, लागू कर देते हैं। तो इट इज अ एग्जीक्यूशन ऑफ करिकुलम विच गिव्स। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं या जो टीचर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमें ट्रेनिंग देने की भी जरूरत पड़ सकती है नई चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट हैं, नई सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग आए हैं। तो उनको टीचर्स को समझाने के लिए या पायनियर्स को समझाने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो इसमें जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो भी दी जाती है, इम्प्रूव किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए जितने ज्यादा प्रयास किए जा सकते हैं वो सब कार्य इसके अंदर किया जाता है। लास्ट नंबर पे आता है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर आप ये देखा जाता है कि जो आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चले थे, जो पर्टिकुलर गोल तक आप पहुंचना चाहते थे, वो ऑब्जेक्टिव्स आप फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो क्या ड्रॉबैक्स रहे, कहाँ क्या कमियां रही, और इन कमियों को दूर करने के लिए आप फर्दर क्या जो पॉलिसी अपनाओगे, क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे, वो सब इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है। तो ये बेसिक 4 जो स्टेप हैं ये इसकी प्रोसेस के अंदर आते हैं करिकुलम डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं कि वास्तव में क्या है इम्पोर्टेंस या आवश्यकता क्या है करिकुलम की। तो पहला जो है ये जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि मेंटल एस्पेक्ट्स आर ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड, दस मेंटल फैसिलिटीज आर ट्रेन्ड बाय टीचिंग वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। आप अपने मेंटल लेवल को और इन्हांस करना चाहते हो, उसको ट्रेन करना चाहते हो, उसको डेवलप करना चाहते हो, तो आपको डिफरेंट टाइप के टीचिंग सब्जेक्ट या स्कूल सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, ताकि आपका जो थिंकिंग का एरिया है वो ज्यादा ब्रॉड हो जाए। सेकंड इसका जो है इंपॉर्टेंस वो है द वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर डिफरेंट जॉब्स। आपको विभिन्न प्रकार की नौकरियां लेनी है, अलग अलग सेक्टर्स में आप जॉब करना चाहते हो, तो आप अलग अलग करिकुलम को आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो वोकेशनल करिकुलम हो, चाहे वो टेक्निकल करिकुलम हो, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई करिकुलम हो। वो आप डिफरेंट टाइप के जॉब्स के लिए आप डिफरेंट टाइप के करिकुलम पढ़ते हो। थर्ड है द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पोटेंशियलिटीज। बच्चे के अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, उनके आधार पर उसके इंटरेस्ट को, उसके एटीट्यूड को, उसकी एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए करिकुलम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर काम करता है। इसीलिए स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इन सबको डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर करिकुलम जो है वो निर्धारित किया जाता है। अगला है द गुड सिटीजन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। जब हम लोकतांत्रिक रूप से अपने जीवन को जीते हैं तो हम अच्छे नागरिकों का निर्माण करते हैं। सोसाइटी में रहते हुए हम करिकुलम को पूरा करते हैं, सोसाइटी के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तो अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। इसीलिए करिकुलम आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो डेवलप्ड बाय एजुकेशन एंड टू मेक मैन गुड। आप सोसाइटी के लिए तो अच्छे व्यक्ति बन गए, लेकिन आप खुद एक स्वयं में भी अच्छे व्यक्ति बने, आप सेल्फ रियलाइज कर पाए चीजों को, आपके अंदर आत्मानुभूति का ज्ञान हो कि आप जो कर रहे हैं वो क्या वास्तव में ठीक है या नहीं है। इन सब का ज्ञान होने के लिए, इन सब के बारे में पता होने के लिए एक पर्टिकुलर करिकुलम आपको पढ़ना होता है। इट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन एंड साउंड जजमेंट। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज को या स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन और साउंड जजमेंट की जो स्किल है वो आपके अंदर इससे डेवलप होती है करिकुलम को पढ़ने के बाद। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स फॉर साइंटिफिक इन्वेंशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। अगर आप कोई साइंटिफिक करिकुलम पढ़ रहे हैं या टेक्निकल कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं
तो उसके बाद आप साइंटिफिक इन्वेंशंस को नई नई खोज करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या टेक्निकल डेवलपमेंट में जो है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसके लिए ये आपको प्रिपेयर करता है। इट ब्रिंग्स परफॉर्मेंस इन चाइल्ड, इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है करिकुलम, क्योंकि इसके अंदर जो है नॉलेज का और आपकी फीलिंग्स का और आपकी स्किल जो हेड हैंड और आपका हेड हैंड और हार्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों का कॉम्बिनेशन करिकुलम के अंदर होता है। तो इस प्रकार बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाता है। और लास्ट है इसका फीचर, इट इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। आप सोसाइटी में जिस प्रकार का चेंज चाहते हो, बदलाव चाहते हो, या सोसाइटी सोशल कंट्रोल चाहते हो, तो उस सब के लिए पर्टिकुलर टाइप का जो एक करिकुलम है वो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, एक उपकरण की तरह काम करता है, जिसके आधार पर आप सोशल चेंज या सोशल कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक थे, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो आज हमने करिकुलम वाले पेपर का पढ़ा, जिसमें हमने इसके विभिन्न प्रकार पढ़े, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, और साथ ही इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, मुख्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है इसके बारे में पढ़ा। मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी के किसी अन्य टॉपिक के साथ जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।